जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर मेडाइवल हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री। कितने बच्चे इसे हिस्ट्री कहते हैं, कितने बच्चे इसे मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं, दोनों एक ही होता है आपका। ठीक है, एक इतिहास अलग होता है जिसे प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का ये पेपर 2 है। ठीक है, पेपर का नाम क्या है सर जी? तो पेपर का नाम है आपके हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व का इतिहास। ठीक है, 1453 से लेकर के 1815 ईस्वी तक। अब जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनके पेपर कोड है, इनके मतलब जो एच 302, ये हिस्ट्री का सेकेंड पेपर का ये पेपर कोड है। ठीक है, आप सभी विश्वविद्यालय के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको मैं इसमें बता दूं, ये मॉडल पेपर 1 है, क्लास 1 है। ठीक है, इसके पहले मैंने पेपर 1 का एक मॉडल पेपर दे दिया है और प्रीवियस ईयर में भी मैंने कई सारे क्लासेस आपके कराए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जो भी क्लास करना चाहते हैं आप जा कर के कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये क्लास करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास बहुत ही शानदार है। देखें, जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो नोट्स को मिला करके होते हैं। 100 से भी अधिक क्वेश्चंस होते हैं पर मॉडल पेपर में। ठीक है, अब एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों। तो एग्जाम होने वाला है आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, माँ सगुम्बारी यूनिवर्सिटी में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 40% कॉलेज ऐसे हैं जहां आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे और 60% कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आपके लिखित एग्जाम होंगे। तो दोनों तरीके से आपके एग्जाम की तैयारी कराई जाती है साथियों। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। ठीक है, लिखित एग्जाम राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय में होगा। पूर्वांचल वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी इस बार आपके लिखित एग्जाम होंगे। ठीक है, जेएनयू है और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर लिखित एग्जाम होंगे, तो उन सब की भी आपकी क्लासेस लाई जाएंगी। ठीक है, चलें बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस की दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, ऑन द लिबर्टी ऑफ क्रिश्चियन मैन की रचना किसने की थी? बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है। तो इसकी जो रचना है, ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना मार्टिन लूथर ने की है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने न्यू टेस्टामेंट का समर्थन किया? बताइए, जॉन काल्विन ने, ज्विंगली ने, मार्टिन लूथर ने या फिर इरास्मस, इन चारों विद्वानों में से कौन बताइए न्यू टेस्टामेंट का समर्थन किया था? बताइए किस विद्वान ने किया था भैया? बिल्कुल मार्टिन लूथर ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मॉडल पेपर को इस तरह से शेयर बटन बना होगा, क्लिक करके व्हाट्सएप पर आगे ज़रूर शेयर करिएगा। एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक क्यों करेंगे सर जी? क्योंकि लाइक करेंगे आप तो यूट्यूब क्या करता है, इस क्लास को आगे रिकमेंड करेगा, बाकी बच्चों के पास भेजता है ऑटोमेटिक। तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और इस क्लास को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, चलें अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। निम्नलिखित में से बाइबल के पुराने विधान का समर्थक कौन है? बाइबल के पुराने विधान का जो समर्थक है वह आपके जॉन काल्विन है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 3 का। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा गया है, सर्वप्रथम बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बताइए, बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले विद्वान कौन थे भैया? जॉन विक्लिफ। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, काल्विन समर्थक थे रोमन कैथोलिक धर्म के, प्रोटेस्टेंट धर्म के या फिर प्यूरिटैनिज्म धर्म के? बताइए किस धर्म के काल्विन समर्थक थे? बिल्कुल प्रोटेस्टेंट धर्म के काल्विन समर्थक थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, ऑक्सबर्ग की संधि हुई कब हुई थी भैया? 52 में, 54 में, 55 में या फिर 60 में? बताइए ऑक्सबर्ग की संधि किस सन में हुई थी? बिल्कुल 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब ऑक्सबर्ग की जो संधि हुई थी किनके किनके बीच में हुई थी, ये भी जानकारी आप लोग जान लीजिए क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
और पहली बात, अगर आप ये सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जा कर के पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्यों सर जी? क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी जानकारी है, जितने भी अपडेट हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए बार बार यूट्यूब पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों, इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अपडेट है, जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह जितने भी है, सब आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किए जाते हैं। तो टेलीग्राम मोस्टली आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चले, ये सारे बिल्कुल फ्री में है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो फ्री का है तो लाभ उठाइए आप सभी लोग। आपका देखिए वीडियो के ठीक नीचे आपका पीडीएफ रहता है, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे और आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। चले, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं। ऑक्सबर्ग की शांति, ठीक है, या फिर ऑक्सबर्ग की संधि संधि हुई थी 25 सितंबर 1955 को जर्मनी के ऑक्सबर्ग शहर में हुई थी, ठीक है। पूछेगा कि ऑक्सबर्ग की संधि किस देश में हुई थी? जर्मनी में। किस शहर में? ऑक्सबर्ग शहर में, ठीक है। कब हुई थी? 25 सितंबर 1555। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में जाने वाले हैं, क्वेश्चन का लेवल ऊपर रहेगा, ठीक है। चलें, यह संधि पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स बी और अस्माल अस्मालका सॉरी अस्मालकाल्डिक लीग के बीच हुई थी, ठीक है। अस्मालकाल्डिक लीग लूथरन राजकुमारों का एक संगठन था, ठीक है। इस संधि को ऑक्सबर्ग सेटलमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऑक्सबर्ग की संधि किसके बीच हुई थी? रोमन सम्राट चार्ल्स बी के और कौन थे ये? इस्मालकाल्डिक लीग, ठीक है। ध्यान रखें, इस्मालकाल्डिक लीग कौन थे? तो ये एक लूथरन राजकुमार थे, ठीक है। इन दोनों के बीच में ऑक्सबर्ग की संधि हुई थी 25 सितंबर 1955 को जर्मनी के ऑक्सबर्ग शहर में। चलिए, 7 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे धर्म रक्षक की उपाधि दी गई? तो साथियों, जो आपके हेनरी अष्टम हैं, इनको धर्म रक्षक की उपाधि दी गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पोप ने चर्च के अंतर्गत पदों को बेचकर धन एकत्र करना आरंभ किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोप लियो 10 जो थे, ये क्या कर रहे थे? तो ये पोप के अंदर जो चर्च थे, ठीक है, इसको क्या कर रहे थे? इसके पद जो थे, इसको बेच करके धन इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, चर्च में व्याप्त बुराइयों के ऊपर 95 बिंदुओं का विरोध प्रस्ताव निम्न में से किसने लिखा? तो मार्टिन लूथर ने लिखा था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, ट्रेंट की सभा कब बुलाई गई? ट्रेंट की सभा बुलाई गई थी साथियों 1563 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखें, ट्रेंट की सभा काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 ईस्वी से 1563 ईस्वी के बीच चली थी, लेकिन इसका समापन 1563 ईस्वी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका 1563 है, जो ऑप्शन में दिया था, ठीक है। चलें, प्रश्न अच्छा, यहाँ पर देखिए आपका 5th सेमेस्टर है ना, देखिए क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है। ट्रेंट की सभा बुलाई गई थी ये आपका 1545 में आपका शुरू हुआ था, लेकिन ख़त्म 1563 ईस्वी में हुआ था। लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए कहीं भी नहीं दिया है 1545। अब पूछा है कि ट्रेंट की सभा कब बुलाई गई थी, तो 1545 देना चाहिए, नहीं दिया है, 1563 दिया है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप उत्तर ही ना दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप दोनों याद रखिए, 1545 में शुरू हुई थी ये और 1563 में ये ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसी तरह से आपको उलझा करके प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यूसीजी नेट से क्वेश्चन आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस आते हैं और ये आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, 5th सेमेस्टर में पिछले साल मैं पढ़ा रहा था, उनके यूसीजी नेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, लगभग 70% प्रश्न, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। चलें, 11वां नंबर प्रश्न है, कौन प्रेबिस्टर्स कहलाते थे? बताइए। तो जो वृद्ध पादरी थे, ठीक है, जो बूढ़े पादरी होते थे, इनको प्रेबिस्टर्स कहलाते थे, इनको प्रेबिस्टर्स बुलाया जाता था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया, बहुत ही फेमस पुस्तक है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं?
मैकियावेली हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्या सर जी ये 5th सेमेस्टर में भी पूछेगा? इसको तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल पूछेगा बाबू, ठीक है। चलें, अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, द प्रिंस इटली के नौकरशाह और राजनीतिक चिंतक निकोलो मैकियावेली की राजनीतिक कृति है, ठीक है। मूल रूप से यह प्रिंसिपैटिबस थी, ठीक है, जो 1513 में मैकियावेली की मृत्यु के 5 साल बाद प्रकाशित हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 13 है आपका, कॉपरनिकस की मृत्यु हुई। कॉपरनिकस की मृत्यु हुई थी 24 मई को। कब हुई थी? डेट याद रखिएगा, 24 मई को हुई थी। अच्छा सर जी सन क्या है? तो 1543 ईस्वी में, ठीक है, 24 मई 1543 को कॉपरनिकस की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है? मार्को पोलो निवासी था। तो मार्को पोलो वेनिस का निवासी था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है? इंग्लैंड में छापा खाने का आविष्कार किसने किया था? इंग्लैंड में छापा खाने का आविष्कार विलियम कैक्सटन ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, पूछेगा कि इंग्लैंड में छापे खाने का आविष्कार किस सन में हुआ था, तब क्या करेंगे? तो सर जी पढ़ा ही नहीं थे, ऐसा नहीं है, पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए। इंग्लैंड में छापे खाने की स्थापना विलियम कैक्सटन ने 1475 ईस्वी में की थी, ठीक है सर जी। जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग ने, ठीक है, 1448 में छापे खाने या फिर मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था या फिर छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो योहान गुटेनबर्ग ने 1448 में। इसका थोड़ा सा नाम मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखिए गुटेनबर्ग, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 16 क्या है? नाम बिल्कुल सही है, ठीक है, करेक्ट है नाम। चलिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो साथियों दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, एक बात नोटिस करिएगा, मैं ये जो गोला बना रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल एकदम सही सही से बन गया, ठीक है। ये मुझे आदत पड़ गया है बनाते बनाते, मैं बनाता हूँ तो एकदम सही से बन जाता है, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 17 है आपका, तुर्की ने कांस्टेंटिनोपल, ठीक है, कांस्टेंटिनोपल पर अधिकार किस वर्ष किया था? क्रिस वर्ष नहीं है, ठीक है, टाइपिंग में गलती हो जाती है तो पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा मैनेज करेंगे दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं है। चले, ध्यान रखेंगे, तुर्की ने कांस्टेंटिनोपल पर अधिकार किस वर्ष किया था? तो 1453 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। अब आगे आप लोग ध्यान रखिएगा, देखें, तुर्कों ने कांस्टेंटिनोपल पर 29 मई 1453 को कब्जा किया था। इस घटना को कांस्टेंटिनोपल की विजय या कांस्टेंटिनोपल का पतन कहा जाता है। इस विजय के बाद कांस्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा किसकी कृति है भैया? लियोनार्डो दा विंची की कृति है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें, मोनालिसा इटली के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची की कृति है। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन चित्रकार नहीं था? देखिए, लियोनार्डो दा विंची आपने पढ़ा चित्रकार थे, माइकल एंजेलो और राफेल, ये तीनों आपके चित्रकार हैं, लेकिन क्रोमर आपके चित्रकार नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया? लॉगरिथम आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, तो इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 21 क्या पूछा गया है? 15वीं शताब्दी में महान नाविक किसे माना जाता है? 15वीं शताब्दी में महान नाविक कोलंबस को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है? यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना थॉमस मोर ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लिखने वाले हैं भैया थॉमस क्रैनमर। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, जो मैंने आपको एक ऑप्शन में पढ़ा है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा चित्रकार नहीं है, तो उनका नाम
क्रामर था, इस तरह से लिखा था। हालांकि इनका जो नाम है इस तरह से थॉमस क्रैनमर नाम है इनका, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए गलती होती है तो उसको सुधारना ये जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 24 क्या है, देखें, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 है, यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्ब्रूस है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए मैंने पिछले साल भी आपको पढ़ाया था, ठीक है, बहुत सारे क्लासेस हैं तो आप लोग उन सब क्लासों को भी अटेंड कर सकते हैं, हालांकि उस समय उतना एक्सपर्ट नहीं था मैं। प्रश्न नंबर 27 है आपका, यूरोप महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो कैस्पियन सागर जो है साथियों, ये यूरोप महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग जरूर सारे क्लासेस को अटेंड कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले। प्रश्न नंबर 28 है, हालांकि एग्जाम में आएगा तो महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आपको दी जाती हैं, क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा के दिया जाएगा, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना आपको, ठीक है। चलें, बीए सेमेस्टर वाला के पास आए हैं तो आपको सारे समस्या का समाधान मिलेगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप में औद्योगिकीकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? तो देखिए कौन कौन से बड़े मुद्दे थे, पहले ये जान लीजिए। काम के ज़्यादा घंटे और कम वेतन मिलता था, बेरोजगारी और आवास और जल निकासी, ये सबसे बड़ी मुद्दा था, लेकिन प्राथमिक शिक्षा ये मुद्दा नहीं थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? तो देखें वायु मार्गों का विस्तार नहीं हुआ था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, यह सत्य नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है, फ्रेडरिक सौरे कौन थे? बताइए, कलाकार थे, फ्रांसीसी कलाकार, अमेरिकी कलाकार, ब्रिटिश के कलाकार थे या फिर जापान के कलाकार थे? बताइए। बिल्कुल फ्रांसीसी कलाकार थे भैया फ्रेडरिक सौरे। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो आप सभी लोग जानते होंगे, लगभग लगभग 90%, 1789, ठीक है, यानी 1789 में आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और ये लगभग लगभग 1789 से लेकर 1799 तक चली थी, ठीक है, 89 90, हाँ ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा राइट नहीं लग रहा है, बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। हालांकि 100% मैं श्योर हूँ 1799 तक चला था। चलिए प्रश्न नंबर 33 है आपका, नेपोलियन कहाँ का शासक था? साथियों नेपोलियन जो था फ्रांस का शासक था, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है, यानी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए 33 का ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 क्या है, फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को क्या उपमा दी जाती है? तो इसे क्या कहा जाता है? नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है, फ्रांस की जो 1804 की नागरिकता संहिता है, इसको एक नाम और दिया जाता है। क्या नाम है, ध्यान से देखिएगा, दोनों ऑप्शन में से कोई भी दे सकता है, ठीक है। फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन की संहिता या फिर नेपोलियन का कोड आपके ऑप्शन में देगा, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे कोड नेपोलियन भी कहा जाता है। यह संहिता 21 मार्च 1804 को लागू की गई थी। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 35 आपको पूछा गया है, जालबेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1834 में। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चलिए ध्यान रखेंगे आप लोग, जालबेराइन या जर्मन सीमा शुल्क संघ की स्थापना 1 जनवरी 1834 को हुई थी। यह संघ जर्मन राज्यों का एक गठबंधन था, जिसका मकसद क्या था भैया, अपने क्षेत्रों में टैरिफ और आर्थिक नीतियों का प्रबंध करना। इसकी स्थापना प्रशिया के पहल पर हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 36 क्या है, ट्रेंट की काउंसिल किसने बुलाई? ट्रेंट की काउंसिल
पोप पाल तृतीय ने बुलाई थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा भैया ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप सभी लोग देखें, ट्रेंट की परिषद को पोप पाल तृतीय ने बुलाया था। ठीक है, यह परिषद यह परिषद उत्तरी इटली के, ठीक है, उत्तरी इटली के ट्रेंट शहर में आयोजित की गई थी। इस परिषद का मकसद क्या था? चर्च में भ्रष्टाचार को दूर किया जाए और प्रोटेस्टेंट धर्म के सदस्यों द्वारा दिए गए बयानों के खिलाफ कैथोलिक सिद्धांतों की पुष्टि की जाए। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है, इनमें कौन पोप लियो दसम की प्रतिनिधि था? तो टेटजल जो था ये पोप लियो दसम का प्रतिनिधि था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। प्रोटेस्टेंट संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1608 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट संघ की स्थापना हुई। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, किसका कथन है कि, यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया था? धर्म सुधार आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुशता और पुरोहितों के विशेषाधिकार के विरुद्ध विद्रोह था। ये स्टेटमेंट फिशर ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, यूरोप में किस संधि द्वारा हॉलैंड की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई? बताइए, यानी यूरोप की जो संधि हुई थी, ठीक है, हॉलैंड की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई थी किस संधि के द्वारा? तो बिल्कुल वेस्टफैलिया की संधि के द्वारा हॉलैंड की स्वतंत्रता स्वीकार की गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 आपका क्या पूछा गया, पोप ने मार्टिन लूथर को धर्म से बहिष्कार किया था? तो ध्यान रखेंगे 1520 ईस्वी में पोप ने मार्टिन लूथर को धर्म से बहिष्कार किया था। कहीं कहीं ये 1521 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चले, लूथर ने 10 दिसंबर 1520 को विटेनबर्ग में सार्वजनिक रूप से पोप के बुल और क्रिटिटल्स को आग लगा दी थी। ठीक है, चलें, डिक्रीटल्स है। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। लूथर ने 10 दिसंबर 1520 को विटेनबर्ग में सार्वजनिक रूप से पोप के बुल और डिक्रीटल्स को आग लगा दी थी। ठीक है, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चले, प्रश्न नंबर 42 है आपका, ज्विंगली द्वारा रिफॉर्म्ड चर्च की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए, जो ज्विंगली थे शासक और रिफॉर्म्ड चर्च की इन्होंने स्थापना करी थी, कब करी थी? 1525 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया, 1555 की ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा लोगों का धर्म चुनने का अधिकार किसे दिया गया? ठीक है भैया, 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि जब हुई थी तो वहाँ पर लोगों को धर्म चुनने का अधिकार किसे दिया गया था? तो शासक जो थे इनको दिया गया था कि ये आपका धर्म तय करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, 1648 की वेस्टफैलिया की संधि के द्वारा निम्नलिखित राज्यों में से किसे स्वतंत्र घोषित किया गया? स्विट्जरलैंड को, इटली को, फ्रांस को या फिर जर्मनी को? बताइए। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड को स्वतंत्र घोषित किया गया। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है, जॉन विक्लिफ कहाँ का निवासी था? जॉन विक्लिफ इंग्लैंड का निवासी था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, प्रश्न नंबर 46 क्या है, पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना शार्लेमेन ने की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना फ्रैंकिश राजा सोर्लेमेन को माना जाता है। ठीक है, चलिए, सोर्लेमेन कहाँ के राजा थे? फ्रैंकिश के। अच्छा, साल 800 में क्रिसमस के दिन पोप लियो तृतीय ने शार्लेमेन को रोमनों का सम्राट घोषित किया गया था। शार्लेमेन ने कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना की, जो पवित्र रोमन साम्राज्य का पहला चरण था। प्रश्न नंबर 47 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सप्त संस्कारों व सत्कर्मों के सिद्धांतों का खंडन किया? तो ये आपके कौन थे भैया? ये थे आपके जॉन काल्विन। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है, मार्टिन लूथर के
95 शोध प्रबंध किससे संबंधित थे? तो ये आपके किससे संबंधित थे? रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है? किस दस्तावेज को इंग्लैंड का पहला लिखित संविधान भी कहा जाता है? तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन में दिया है लोक समझौता, इसको इंग्लैंड का पहला लिखित संविधान माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया है? हैनोवर राजवंश ने इंग्लैंड में शासन प्रारंभ किया, किस सन में किया था? 1714 में। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है? गुलाबों का युद्ध प्रारंभ हुआ। गुलाबों का युद्ध क्या है सर जी? अभी बताएंगे। पहले ये जानिए कि गुलाबों का युद्ध प्रारंभ कब हुआ था। शुरुआत इसकी हुई थी 1455 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब चले जानते हैं गुलाबों का युद्ध क्या है। देखिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। गुलाबों का युद्ध, जिसे रोजेज युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, साल 1455 में शुरू हुआ था। ठीक है सर जी, पता चल गया। आगे बताइए। देखें, अंग्रेजी इतिहास का एक राजवंशी गृह युद्ध था। ठीक है, यह युद्ध यॉर्क और लैंकेस्टर के दो कुलीन घरानों के बीच हुआ था। दोनों घरानों के लोग अंग्रेजी सिंहासन पर अपना अधिकार मानते थे। इस युद्ध में यॉर्क के घराने का प्रतीक सफ़ेद गुलाब था, जबकि लैंकेस्टर के घराने का प्रतीक लाल गुलाब था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? देखिए, युद्ध की पहली लड़ाई सेंट एल्बन्स में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि गुलाबों की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इनकी लड़ाई हुई थी 1455 में। और किस जगह पर हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, ये आपका हुआ था कहाँ पर? सेंट एल्बन्स में। ठीक है, चलें आगे देखेंगे आप लोग। इस युद्ध में यॉर्क ने रिचर्ड नेविल अर्ल ऑफ वारविक की मदद से जीत हासिल की थी। यॉर्क लोगों इसमें जीत गए थे। ठीक है, गुलाबों के युद्ध में। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिएगा, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर आपका 52 पूछा गया है, उपन्यासकार रिचर्डसन कहाँ का निवासी था? तो ये ब्रिटेन का निवासी था, यानी इंग्लैंड का। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है? पामेला के लेखक हैं। पामेला के लेखक रिचर्डसन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। पामेला क्या है सर जी? चलिए इसके बारे में जान लीजिए। पामेला पत्रात्मक शैली में उपन्यास सैमुअल रिचर्डसन द्वारा लिखा यह उपन्यास 1740 में प्रकाशित हुआ। यानी पामेला एक उपन्यास है जो रिचर्डसन, ठीक है, सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया। और पामेला जो उपन्यास है इसका प्रकाशन 1740 में हुआ था। प्रश्न नंबर आपका 54 क्या पूछा गया है? एडिनबर्ग की संधि कब हुई? एडिनबर्ग की संधि हुई थी, पहले आप डेट जान लीजिए, 5 जुलाई। ठीक है, क्योंकि ये डेट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5 जुलाई सन 1560 ईस्वी में एडिनबर्ग की संधि हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है? इंग्लैंड का जॉन बुल था, क्या था? संगीतकार, चित्रकार, गीतकार या फिर लेखक? इंग्लैंड का जॉन बुल एक चित्रकार था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है? इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम का प्रथम विवाह निम्न में से किसके साथ हुआ? इंग्लैंड के जो राजा थे हेनरी अष्टम, इनका जो विवाह हुआ था साथियों, ये कैथरीन के साथ हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। देखें, इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम का पहला विवाह कैथरीन ऑफ एरागॉन के साथ हुआ था। हेनरी अष्टम ने 1509 से 1543 के बीच 6 बार शादियां की थी। उनकी पत्नियों के नाम हैं कैथरीन ऑफ एरागॉन, एनी बोलीन, जेन सिमोर, एनी ऑफ क्लेवेक्स, ठीक है, कैथरीन हावर्ड और कैथरीन पार। हेनरी अष्टम ड्यूटर राजघराने के दूसरे राजा थे। वे 21 अप्रैल 1509 से अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड के राजा रहे। प्रश्न नंबर 57 क्या है? मैरी ट्यूडर के पिता का क्या नाम था? बताइए, मैरी ट्यूडर के पिता का नाम क्या था? हेनरी अष्टम। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा गया है? औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताइए, किसने किया था? अर्नोल्ड टायनबी ने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि देखें,
औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन जो प्रथम नाम आता है अर्नोल्ड टॉयनबी का आता है। ठीक है, चले, बहुत ही फेमस है ये। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, पूछा जाता है अर्नोल्ड टॉयनबी ने औद्योगिक क्रांति का जो शब्द का इस्तेमाल किया था किस बुक में किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अंग्रेजी आर्थिक इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था। उन्होंने साल 1844 में अपनी किताब लेक्चर्स ऑन दी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है। देखें, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 59 का। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है। देखें, औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया। बिल्कुल इन्होंने ही बनाया था। जब इन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया था पहली बार, तो इन्होंने ही, ठीक है, अर्नोल्ड टॉयनबी ने ही औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय भी बनाया था। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 60 का। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब आगे भी इस क्लास को रिकमेंड करे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।